Union government, the judiciary. In federal government, it is essential to have judiciary which not only resolve dispute but is the final interpreter of the constitution. किसी भी तरीके का फेडरल गवर्नमेंट में, फेडरल मतलब जहाँ पर मिनिमम दो टाइप के गवर्नमेंट होते हों, ठीक है, वहाँ पर जुडिशियल सिर्फ यही इसलिए नहीं होती कि लोगों के बीच का झगड़ा को सॉर्ट आउट करना है, बल्कि इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होती है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और रेगुलेशन को मेंटेन रखा जाए. Whenever a dispute arises regarding property, violation of our right, abuse of power, violence, exploitation, or any other issue related to our day to day life, the matter can be taken to court of law to seek justice. कभी भी ऐसा कोई भी डिस्प्यूट झगड़ा या विवाद होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी से लेकर हो, चाहे वो हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो, या फिर कोई आदमी अपने पावर का मिसयूज मिसयूज कर कर रहा रहे हो, हो। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा वायलेशन हो रहा हो, ठीक है, इस तरीके के सारे मैटर्स को, ठीक है, कोर्ट के जरिए बिना बहुत ज़्यादा झगड़े को बढ़ाए, ठीक है, सॉर्ट आउट करना ही जुडिशरी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है. द कोर्ट गिव जस्टिस टू द एग्रीव पार्टी. कोर्ट करती क्या है कि ऐसा कोई भी पार्टी जिसके साथ बुरा हुआ है उनको जस्टिस प्रोवाइड करती है. Therefore, a system of court under an independent judiciary is the foundation of our democracy. ओवरऑल कोर्ट का एक ऐसा सिस्टम जिसके तहत हमारे देश में न्याय व्यवस्था बनी रहती है, इसी न्याय व्यवस्था से रिलेटेड फाउंडेशन को कोर्ट या जुडिशरी कहा जाता है. Justice is possible only if the judiciary is independent, impartial and अनबायस्ड. कभी भी जस्टिस यानी न्याय तभी संभव होता है जब हमारा जुडिशरी सिस्टम स्वतंत्र हो, मतलब किसी के दबाव में आकर काम ना करता हो, इम्पार्शियल हो यानी कभी कोई भेदभाव नहीं करता हो, ठीक है, और किसी एक सेगमेंट को प्रायोरिटी नहीं देता हो. द जुडिशरी नॉट ओनली प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन बट ऑल्सो रिजॉल्व वेरियस डिस्प्यूट अराइज आउट ऑफ सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर. हमारा जुडिशरी न सिर्फ हमारे फंडामेंटल राइट की रक्षा करता है, बल्कि किसी भी तरीके के विवाद या झगड़ा, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, इन सभी झगड़ों को समाप्त करता है लीगल तरीके से. आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव वेरियस प्रोविजन विच मेक आवर जुडिशरी इंडिपेंडेंट. हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसके तहत हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है इंडिपेंडेंट है, कभी किसी के दबाव में काम नहीं करता है. टाइप्स ऑफ केसेस. केसेस बेसिकली दो तरीके के होते हैं जिनको सिविल केस या फिर क्रिमिनल केसेस के नाम से जाना जाता है. सिविल केसेस ऐसे केसेस होते हैं जो कि दो लोगों के बीच या दो सोसाइटी के बीच प्रॉपर्टी, मैरिज, मनी, रेंट मैटर, परचेज ऑफ गुड्स, इन सब से रिलेटेड होते हैं. दे आर also include the infringement और वायलेशन ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल. सिविल केसेस में ये मैटर भी आते हैं कि किसी के फंडामेंटल राइट का उसको यूज नहीं करने दिया जा रहा है, उसे फंडामेंटल राइट से रोका जा रहा है, तो उससे रिलेटेड केसेस भी सिविल केसेस के पार्ट माने जाते हैं. अब सिविल केसेस को सिविल कोर्ट में ही और सिविल लॉ के तहत ही सॉर्ट आउट किया जाता है. क्रिमिनल केसेस ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कोई इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल डकैती करता है, मर्डर करता है, धोखाधड़ी करता है, औरतों के साथ मिसबिहेव करता है, किसी को पीटता है, किसी तरीके का वायलेशन, किडनैपिंग जैसे क्राइम करता है, ठीक है. टैक्स की चोरी करना भी एक तरीके का क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, इसलिए टैक्स थेफ्ट से रिलेटेड सारे मैटर क्रिमिनल केसेस के पार्ट माने जाते हैं. यूजुअली द क्रिमिनल केसेस बिगिन विद द लॉगिंग ऑफ FIR. जब क्रिमिनल केसेस की शुरुआत तब होती है जब किसी क्रिमिनल के अगेंस्ट FIR सबमिट किया जाता है. FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. एनी इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस, द केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट. पुलिस FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल करती है. जो भी उसे सरकमस्टांसेस मिलते हैं उसके तहत वो एक केस तैयार करके कोर्ट में वो केस को फाइल करती है. In case the crime is proved, the accused can be either sent to jail or fine, or in some cases both fine and jail.
अगर क्रिमिनल केसेस में कोई अगर दोषी पाया जाता है तो या तो उसे जेल जाना पड़ता है या उसे कुछ फाइन देना पड़ता है या फिर कुछ केसेस में जेल भी जाना पड़ता है और फाइन भी देना पड़ता है। Single unified and integrated judicial system. The unique feature of our federal democratic setup is a single unified and integrated system for whole country. हमारे कंट्री में जो जुडिशियल सिस्टम चलता है वो सिंगल या फिर फेडरल डेमोक्रेटिक रूल के हिसाब से चलता है और कोई भी मैटर हो उसके रिलेटेड जो भी डिसीजन दिए जाते हैं, ठीक है, वो देश के हर कोर्ट में इक्वली अप्लाई किए जाते हैं। इट हैज़ गॉट पावर टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ इंटायर जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। हमारे जुडिशियल सिस्टम को स्मूथली रन करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किए गए हैं जिसके तहत जुडिशियल सिस्टम को पूरे कंट्री में पीसफुली ऑपरेट किया जा सके और ये ध्यान में रखा जाए कि सबों को जस्टिस मिल सके। इस हिसाब से हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हाई कोर्ट आता है, फिर सब्सिडरी कोर्ट आता है और लास्ट में आता है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। द लोअर कोर्ट आर कंट्रोल एंड सुपरवाइज्ड बाय द हाई कोर्ट। लोअर कोर्ट जो होती है वो हाई कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से काम करती है। जजमेंट गिवन बाय द लोअर कोर्ट कैन बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट। अगर किसी के ऊपर कोई केस हुआ है, सिविल केस, पहले वो मैटर गया लोअर कोर्ट में, अगर लोअर कोर्ट के फैसले से सामने वाला पार्टी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो लोअर कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक उसी तरह अगर कोई हाई कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट the law declared by the Supreme Court shall be binding on all court within the territory of India। और ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है, ठीक है। बाकी सारे डिसीजन के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट बाकी आप किसी कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। Supreme Court of India. The Supreme Court was established in January 26, 1950। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट को 26 जनवरी 1950 में सेटअप किया गया था। यह हमारे कंट्री का सबसे बड़ा कोर्ट है और जिसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके के केसेस देखे जाते हैं। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा उस सारे मैटर को भी सिविल कोर्ट में देखा जाता है। कंपोजिशन: द सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजेस ऑफ चीफ जस्टिस एंड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 31 अदर जजेस हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक सबसे सीनियर जज होते हैं, ठीक है, उसके अलावा 31 अदर जजेस होते हैं। इन सब को हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कॉलेजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन पर। कॉलेजियम सिस्टम में होता क्या है ना कि हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर हो गया या लोअर कोर्ट के जजेस हो गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, ये लोग रिकमेंडेशन डालते हैं कि हाँ इस बंदे को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए आप आगे बात कर सकते हैं। इट इज़ क्लोज्ड group consisting of Chief Justice of India and 4 senior judges of the Supreme Court। इसमें सबसे मेन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके अलावा 4 और जजेस होते हैं। टोटल 5 जजेस का पैनल बैठता है किसी भी केस से रिलेटेड। वाइल अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस द प्रेसिडेंट कंसल्ट अदर जजेस। अब कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या किसी दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट अपने से नहीं करता, ठीक है, बाकी सारे जजेस से इसके रिगार्डिंग वो कंसल्ट करता है, डिस्कस करता है, बोलता है कि आप नाम सजेस्ट करके दे दीजिए 2-3 या 4 नाम, इनमें से किसी एक बंदे को उनका बैकग्राउंड चेक करके, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाएगा। द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर जज होता है उसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉर्मली अप्लाई किया जाता है। बाकी के जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो भी प्रेसिडेंट के जरिए ही अपॉइंट किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है कि सबसे पहले वो इंडिया का सिटीज़न हो, ठीक है, वो हाई कोर्ट में
या फिर अदर कोर्टेट में कम से कम 5 साल जज की तरह काम किया हुआ हो, ठीक है, और उसके नाम के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन हो, वैसे ही आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। द चीफ जस्टिस एंड ऑल अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमेन ऑफिस टिल द अटेन द एज ऑफ 65 ईयर। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस या बाकी के जो 31 जजेस होते हैं उनका मैक्सिमम एज 65 ईयर्स का होता है। जब किसी जज को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, तो उसको किसी नॉर्मल कंडीशन में उसके पोस्ट से रिमूव नहीं किया जाता। उसे उसके पोस्ट से तभी रिमूव किया जाएगा जब वो अपने पावर और पोजीशन का मिसयूज करेगा। जैसे कोई टेन्योर नहीं होता, बोले तो 65 ईयर्स का, ठीक है, उसको उसके पोस्ट से तभी हटाया जाएगा जब वो अपने पावर और पोजीशन का मिसयूज करेगा, ठीक है। उसका या भी फिर impeachment हमारे होता है ना, उसका भी रिमूव करने का इम्पीचमेंट ही होता है ना। उस इम्पीचमेंट कुछ और चीज़ है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेंबर का मेजोरिटी साबित करना। यहाँ होता है कि अगर वो गलत कुछ कर रहा है तो उसके इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसको हटा दिया जाएगा। इसमें लोकसभा राज्यसभा का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए उसको पोस्ट से हटाना इम्पीचमेंट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। Salary and allowances. The government has set the salary of Chief Justice of India at rupees 2.8 lakh per month. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उसका मंथली सैलरी 2.8 लाख होता है पर मंथ। बाकी जजेस का 2.5 लाख पर मंथ होता है। इसके अलावा उनको बहुत सारे अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कार, ठीक है, ट्रैवलिंग, लीव, पेंशन, ये सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है। As the highest court of the country, the Supreme Court performs many important functions and exercise different types of jurisdiction such as original, appellate, advisory और supervisory jurisdiction। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पावर की बात करेंगे तो भाई वो कंट्री के सबसे बड़े जज होते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पावर दिए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है ओरिजिनल जुडिक्शन। Original jurisdiction is the exercise in case which originated in Supreme Court, which means they can be heard in Supreme Court for the first time। ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब होता है एक ऐसा केस जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही पहली बार आया है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं गया हो। सच केसेस इंक्लूड डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अब ओरिजिनल जुडिक्शन में कौन कौन से केसेस हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? मान लो कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच किसी टॉपिक को लेकर डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा स्टेट आपस में किसी बात को लेकर अनसेटिस्फाइड हो जाए, या फिर कोई ऐसा केसेस है जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारे फंडामेंटल राइट या ड्यूटी पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ रहा है, ऐसे सारे मैटर ओरिजिनल जुडिक्शन में माने जाते हैं और उनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही उसके लिए अपील किया जाता है। नेक्स्ट है अपीलेट जुडिक्शन। Appellate jurisdiction is the exercise to hear the appeal against the decision of high court and other court। अब बोल रहा है कि जैसे नॉर्मल अगर केस है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या है, लोअर कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। इन सारे कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जब सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई फाइनली किया जाता है तो इसको एप्लीएट जुडिक्शन कहा जाता है। इसमें सिविल और क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशन तीनों रिलेटेड केसेस आते हैं। This jurisdiction is applicable to the case involving the interpretation of the constitution case sent by the high court and the criminal cases। बोल रहा है कि appellate jurisdiction में क्या होता है कि constitution से related कोई मैटर हो, क्राइम से रिलेटेड कोई मैटर हो, कोई सिविल डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा मैटर हो, तब उस मैटर को हाई कोर्ट रेकमेंड करता है सुप्रीम कोर्ट को भेजने के लिए, और ये सारे के सारे केसेस appellate jurisdiction के पार्ट माने जाते हैं। थर्ड पे आता है एडवाइजरी जुडिक्शन। एडवाइजरी जुडिक्शन कवर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू और मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंट इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिजायर टू ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि एडवाइजरी जुडिक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तब प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर, ठीक है, मैटर सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट उस मैटर के रिगार्डिंग अपने कुछ ओपिनियंस देता है, ठीक है। एनी सच ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट।
ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो बोल दिया वही मानना है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है। फोर्थ पे है सुपरवाइजरी जुडिक्शन। अब नाम से समझ में आ रहा है सुपरवाइजरी मतलब होता है देख रेख करना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, बाकी सारे कोर्ट के काम काज का हमेशा देख रेख करता है, इसलिए इसको सुपरवाइजरी जुडिक्शन के नाम से भी जाना जाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब हो गया कि हमारे देश में कहीं पे कोई भी केस चल रहा है, ठीक है, चाहे वो लोअर कोर्ट में हो या फिर हाई कोर्ट में, हर कोर्ट का डाटा कौन रखेगा? सुप्रीम कोर्ट रखेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट की रक्षा भी करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी भी कोई नया लॉ इम्प्लीमेंट कर सकता है, पुराने लॉ में चेंजेस ला सकता है, अमेंडेशन कर सकता है, या फिर पुराने किसी लॉ की वजह से अगर हमारे फंडामेंटल राइट का यूज लोगों को करने में परेशानी हो रही है तो उस कंडीशन में वो पुराने लॉ को ख़त्म भी कर सकता है। Therefore our fundamental right are secured in the hand of Supreme Court, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट जो है सुप्रीम कोर्ट के हाथों में ही सिक्योर्ड होते हैं। गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि माई गार्डियन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट डज नॉट अलाउ आइदर द एक्सिक्यूटिव और द लेजिस्लेचर टू वायलेट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट किसी भी लेजिस्लेचर को, ठीक है, या किसी भी एग्जीक्यूटिव को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाने का परमिशन नहीं देता, ठीक है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिवाइव द लॉ enacted by the parliament or a state legislature to ascertain whether they are conformity with the provision of our constitution of law। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि देखो हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी, हर लोकेलिटी, सोसाइटी लेवल पे एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये भी देखता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट अपने पावर और पोजीशन का मिसयूज नहीं करे, ठीक है, उन सब पे वो नज़र रखता है। एनी लॉ डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इमीडिएटली सीज टू रिमेन इन द फोर्स, अगर किसी लॉ को, ठीक है, खत्म किया जा रहा है तो उस लॉ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, सारे के सारे पावर को सुप्रीम कोर्ट इमीडिएट इफेक्ट से क्लोज कर देता है। इन दिस वे द कोर्ट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पीपल एंड गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट एक ही काम करता है, लोगों के राइट, ठीक है, लोगों के सिविल सेंसेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आफ्टर गोइंग थ्रू द पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डोंट यू थिंक दैट द रोल ऑफ दिस एपेक्स कोर्ट इज क्वाइट वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। इसके पावर और फंक्शन को देखकर कई बार मन में ये भी सवाल आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां दी गई हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। 50 गो कोर्ट तो हम लोग सेटअप कर नहीं सकते, ठीक है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड लीगल एडवाइज़र रहेंगे, ठीक है, उसी कोर्ट को देश का सबसे बड़ा कोर्ट मानना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर एक कोर्ट, एक जज डिसीजन देता है। कोई भी इशू होता है तो वहाँ पर मिनिमम 5 जजेस का पैनल बैठता है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए डिसीजन जो भी दिए जाते हैं वो ज़्यादातर क्या 99.9% तक एक्यूरेट एंड फेयर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरीके का कास्टिसिज्म या फिर सोशलिज्म या फिर सोशल स्टेटस को देखकर डिसीजन नहीं दिया जाता, फैक्ट्स के बेसिस पे दिया जाता है। इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट वाकई में हमारे कंट्री का सबसे बड़ा कोर्ट है। पढ़ो।